गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं रेडिकल इंटरमीडिएट से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक रेडिकल इंटरमीडिएट भी बनता है जिसके अंदर कार्बन स्पीसीज के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलता है। इट मीन्स कार्बन के ऊपर अगर वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसे कहेंगे रेडिकल इंटरमीडिएट। ये प्रिपेयर्ड कैसे होता है? जो कार्बन एंड अदर एटम के बीच बॉन्ड होता है उसके बीच अगर होमोलिटिक क्लीवेज परफॉर्म हो तो आपके पास कार्बन मॉलिक्यूल के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है एंड अदर एटम के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, जिससे हमें क्या देखने को मिलता है? रेडिकल इंटरमीडिएट देखने को मिलता है। तो रेडिकल के कुछ पॉइंट्स है, उसको वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं। लाइक दिस, फर्स्ट पॉइंट, ये एक 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है और ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रहते हैं। कैसे? लाइक देख लेते हैं। कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है? 4। ओके, तो कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। लाइक 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4। अब कार्बन के 3 वैलेंसी तो फुलफिल है। ये 1 इलेक्ट्रॉन सपोज कीजिए कि अदर किसी ए के साथ जुड़ा हुआ है, ये 1 इलेक्ट्रॉन बी के साथ, ये सी के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। बट जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो किसी के साथ बॉन्डिंग में अभी पार्टिसिपेट नहीं है, वो अनपेयर्ड है। और जो कार्बन है वो आपका 3 मॉइटी के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये 1, दिस 2 एंड दिस 3। तो इस स्पीसीज के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कार्बन ए, बी, सी एंड यहाँ पे डॉट। ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गई जिसमें कार्बन के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलता है, जिसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहने के कारण ये EPR एक्टिव रहते हैं। ओके, EPR जो हमारे पास एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है, इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस। ओके, ये क्या रहता है? ये एक्टिव रहते हैं। इट मीन्स EPR सिग्नल ये शो करेंगे। अब प्रिपरेशन मेथड मैंने आपको बताया कि ये कुछ मॉइटी है, दिस वन, कार्बन अटैच टू हेटेरो एटम या अदर एटम। अगर आप इसे हिट करेंगे या फोटोलिटिक कंडीशन देंगे तो इस बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होगा। होमोलिटिक क्लीवेज का मीन्स होता है कि कार्बन एंड अदर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्लीव हो जाता है। तो इससे कहते हैं ये होमोलिटिक, यानी हाफ एरो से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन इस एक्स ने लिया और 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन ने लिया और ये आपस क्लीव हो गए और ये बना मेरे पास दिस वन प्लस एक्स डॉट। तो इसे कहते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज। ओके, एक रहता है हेटेरोलिटिक क्लीवेज। हेटेरोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है कि बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम ही लेके क्लीव हो जाता है। लाइक दिस वन, ये कार्बन, ये X। अगर मैं हेटेरोलिटिक क्लीवेज की बात करूं तो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेकर क्लीव हो जाएगा। सपोज X की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये दोनों बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेकर क्लीव हो जाएगा। तो इसे हमें फुल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे और हमारे पास बनेगा ये कैटायन, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, X के ऊपर माइनस चार्ज। इसे क्या कहते हैं? हेटेरोलिटिक क्लीवेज। हेटेरोलिटिक क्लीवेज। ओके, बट इसकी स्टडी अभी हमें नहीं देखनी, हमें अभी होमोलिटिक क्लीवेज के बारे में ही देखना था। तो मैं इसे रब कर देता हूँ, आपको समझाने के लिए ही बनाया मैंने। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर आपके पास रेडिकल परफॉर्म हुआ है, ये रेडिकल परफॉर्म हुआ तो EPR लाइंस कितनी होगी? EPR लाइंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? EPR लाइंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है 2Ni+1। N रहता है नंबर ऑफ
न्यूक्लियर या जिसका न्यूक्लियर एक्टिव या NMR एक्टिव न्यूक्लियाई, और इसकी ये स्पिन वैल्यू आई, यानी आई मीन्स रहता है इसका न्यूक्लियर प्रिंसिपल नंबर, या जो इसका कह सकते हैं कि जो इसे हम NMR के चैप्टर में फुलफिल करेंगे, यानी कि इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। एट प्रेजेंट अब 2Ni+1 इसका फॉर्मूला रहता है, एंड नेबरिंग प्रोटॉन जो न्यूक्लियर एक्टिव है, यानी कि जो NMR एक्टिव प्रोटॉन आप बोल सकते हैं, जिसकी आई वैल्यू स्पिन क्वांटम नंबर, आई मीन्स स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ओके, वो कितना होना चाहिए, हाफ होना चाहिए या इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए। तो देखिए कार्बन के नेबर में कितने हाइड्रोजन है, 3, और इसके लिए आई की वैल्यू रहती है 1/2। तो इसमें फॉर्मूला लगाइए 2Ni+1, तो 2 इंटू n कितने 3, n की वैल्यू 3 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के लिए आई की वैल्यू है 1/2, एंड ये फॉर्मूले का +1, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 1 जा 3 + 1 4, तो कितनी लाइन देखने को मिलेगी आपको, 4 लाइन देखने को मिलेगी। अब अगर आई वैल्यू हाफ है तो ये पास्कल रूल को फॉलो करेंगे, और इसकी इंटेंसिटी कैसे होगी, 1^3^1, और टोटल इंटेंसिटी फाइंड अप करने का तरीका होता है 2n, लाइक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे अगर मैंने 3 पुट किया तो कितना है 8, ये देख लीजिए 3 + 3 6 and 1 7 and 1 8, यानी 8 टोटल इंटेंसिटी आपको देखने को मिल सकती है। ये एक शॉर्ट तरीका था, जस्ट वन रिमेंबर रखने के लिए। अब देखते हैं हमारे पास EPR ऑफ रेडिकल, यानी कि अगर रेडिकल का आप EPR स्पेक्ट्रा फाइंड आउट करते हो तो क्या मिलेगा। पहली चीज़ ये थी कि रेडिकल क्या है, आपके पास न्यूट्रल इंटरमीडिएट है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, यानी जो 4th वैलेंसी है ये आपकी वैकेंट रहती है, इसलिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसने अलग से कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं किया। कार्बन के ऊपर ही इलेक्ट्रॉन्स रहता है, बस इसकी वैलेंसी फुलफिल नहीं है। देखिए क्वेश्चन है आपके पास, ये स्पीसीज है नेफ्थलीन टाइप में, और यहाँ पे आपको डॉट दे रखा है, मीन्स ये एक रेडिकल है। आप इसे सबस्टिट्यूटेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दिस वन, सपोज कीजिए ये सबस्टिट्यूटेड फॉर्म में, यहाँ पे H है, हाँ यहाँ पे जो है वो मैं H रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ओके। अब अगर मुझे EPR लाइन फाइंड अप करनी है तो देखिए ये जो डॉट है या इलेक्ट्रॉन है वो इस येलो रिंग के अंदर भी रिजोनेट कर सकता है, दिस वन। तो एक फॉर्मूला इसके लिए लगेगा और सेकंड फॉर्मूला लगेगा इसके नेबर वाले रिंग के लिए, इसके अंदर कितने हाइड्रोजन से, क्योंकि रिजोनेंस है इसलिए ये कर सकता है। अब तो EPR लाइन का जो आपने फॉर्मूला लगाया, EPR = 2NaI+1 × 2NBI+1, तो ये Na+1 येलो वाले रिंग के लिए था और NBI+1 किसके लिए था, स्काई ब्लू वाले रिंग के लिए, ठीक है। और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल लाइंस आपके पास आ जाएगी। तो देखिए येलो सर्कल में कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 and 4, तो 2 × 4, आई की वैल्यू 1/2 रहेगी, तो 1/2 + 1, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास येलो वाले के लिए। और स्काई ब्लू वाले के लिए देख लेते हैं, तो 1 2 3 4, इसमें भी 4 हाइड्रोजन, तो 2 × 4 × 1/2 + 1, तो ये आ जाएगा आपके सेकेंड सर्कल के लिए। सॉल्व करेंगे तो 5 × 5 कितने हो जाएंगे, 25 लाइन आपको ओवरऑल देखने को मिलेगी, किसमें, इस पर्टिकुलर जियोमेट्री का जो रेडिकल है उसके लिए 25 EPR लाइंस रहेगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें देखिए क्या दे रखा, CH3CH2 डॉट, यानी कि एथिल रेडिकल है आपके पास। तो EPR जो बनेगा इसमें भी 2 टाइप का, पहला जो रेडिकल जनरेट हुआ है ये इस कार्बन के ऊपर है, ठीक है, तो इसके लिए रहेगा 2NaI+1, तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए, 2 × n कितना रहेगा, इस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय आई की वैल्यू 1/2 + 1, और दूसरा ये रेडिकल इसके अल्फा पोजीशन के ऊपर जो हाइड्रोजन है उसके साथ भी रिजोनेट कर सकता है, दिस वन, इसके साथ भी इसकी
रेजोनेटिंग रहेगी तो ये रहेगा 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन है 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 आई की वैल्यू +1 कर दीजिए। तो 2 से 2 कैंसिल, तो 2 + 1 ये आएगा 3 एंड 2 से 2 कैंसिल, तो 3 + 1 4, तो 3 × 4 12 लाइन आपको देखने को मिलेगी एथिल रेडिकल में। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपके पास एथिल रेडिकल तो है बट जो फर्स्ट कार्बन है, मैं नाम देता हूँ उसको ए कार्बन, दिस वन इज ए कार्बन और दिस वन इज बी कार्बन। ए कार्बन के ऊपर आपके पास ड्यूटेरियम है। ओके, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया 2Na+1। अब ड्यूटेरियम के लिए आई की वैल्यू कितनी होती है? आई की वैल्यू रहती है 1/2 नहीं रहती, 1 रहती है बस। तो यही ट्रिक है। तो 2 मल्टीप्लाई कितने ड्यूटेरियम है 2, तो ये आपके पास 2 मल्टीप्लाइड बाय आई की वैल्यू 1 + 1, तो 2 × 2 = 4 + 1 5 रहेगा। ओके, एंड ये बी प्रोटॉन के लिए ये लगेगा 2NBi+1, तो 2 इंटू कितने प्रोटॉन है 3 और हाइड्रोजन है इसलिए 1/2 + 1, तो ये आ गया 2 से 2 कैंसिल, तो 3 × 1 = 3 + 1 4 हो गए, तो 5 × 4 कितने 20 लाइन्स। तो आपको कितने लाइन देखने को मिलेगी? 20 लाइन्स देखने को मिलेगी। इसी तरह क्वेश्चन 5 है, आपको स्पीसीज दे रखा है और रेडिकल रेडिकल है, आपके रेडिकल फॉर्म हो रहा है, आपसे पूछा है कि कितनी लाइन्स रहेगी। तो यहाँ पे 2 तरीके से हो सकता है। एक तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी है जो कि NMR एक्टिव रहता है H1, और एक नाइट्रोजन 15 भी आपका NMR एक्टिव रहता है। अगर नाइट्रोजन 15 को भी कंसिडर करना है तो आपको लिखना पड़ेगा EPR लाइन के लिए 2 फॉर्मूला, 2Na+1 जो कि हाइड्रोजन के लिए रहेगा और 2NBi+1 जो नाइट्रोजन 15 के लिए रहेगा। दिस वन नाइट्रोजन 15, इसकी आई वैल्यू रहती है 1। ओके, नाइट्रोजन 15 की आई वैल्यू 1 रहती है। तो बस पुट कर दीजिए 2 इंटू कितने हाइड्रोजन है 4 इंटू इसकी आई वैल्यू 1/2 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू नाइट्रोजन 15 कितने हैं 2, इसकी आई वैल्यू 1 + 1, तो ये 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, तो 4 × 1 = 4 + 1 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 × 2 = 4 + 1 5, टोटल कितने हो गए 25 लाइन्स। ओके, 25 लाइन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, यहाँ पे डॉट रेडिकल दे रखा है और आपसे पूछा लाइन्स कितनी है, तो आप इसे फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, यहाँ पे ये 1 रिंग, ये सेकंड और ये थर्ड। अब इसमें प्रोटॉन कितने आएंगे देख लेते हैं। यहाँ पे 1 प्रोटॉन H, यहाँ पे H, यहाँ पे H और ये H, ठीक है। तो आपके पास सपोज कीजिए दिस वन ए रिंग, दिस वन बी, दिस वन सी। N15 को आपको कंसिडर नहीं करना है। सपोज N15 को आपको कंसिडर नहीं करना है तो आपको EPR लाइन कितनी आएगी, और N15 को आपको कंसिडर करना है तो आपके पास EPR लाइन कितनी आएगी। ये दोनों आप फाइंड आउट करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, तो फर्दर हम इसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। ओके, अब है प्रिपरेशन मेथड या जनरेशन ऑफ रेडिकल, कि रेडिकल कैसे जनरेट होते हैं उसके बारे में देखना है। तो मैं हाईलाइट कर देता हूं, जनरेशन ऑफ रेडिकल, या बोल सकते हो प्रिपरेशन मेथड ऑफ रेडिकल, प्रिपरेशन मेथड ऑफ रेडिकल। तो सबसे इजी वे क्या था आपके पास, होमोलिटिक क्लीवेज से आप इसे बना सकते थे। तो मेथड फर्स्ट क्या था आपके पास, मेथड फर्स्ट इज थर्मोलिसिस ऑफ द बॉन्ड। हीट करना है आपको, होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का थर्मोलिसिस करने पर आपको क्या बनेगा, रेडिकल बनता है। अब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल कौन कौन से, लाइक O2, X2 मीन्स डाई हैलोजन, N2, S2, H2 एटसेट्रा। ओके, अब ऐसा क्यों होता है कि हमेशा याद रखिए कि होमोलिटिक क्लीवेज के लिए आपके पास, होमोलिटिक क्लीवेज के लिए, लिटिक क्लीवेज के लिए
दो एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपको अप्रॉक्सीमेट 0 होना चाहिए, तो वो बॉन्ड इजीली क्लीव हो सकेंगे। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अप्रॉक्सीमेट 0 कब आएगा? जब दो सेम लाइक एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए, लाइक ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 रहेगा। इसलिए ये जब बॉन्ड क्लीव होता है तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास जाता है, इसलिए ये रहता है आपका रेडिकल परफॉर्म होता है। तो मैंने ट्रिक बता दिया कि होमोलिटिक क्लीवेज के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अप्रॉक्सीमेट आपके पास 0 होना चाहिए। तो ये आपके पास एक है पेरोक्साइड, दिस वन आइसो ब्यूटिल पेरोक्साइड है आपके पास। ये ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन है, आपने इसे हिट किया, हिट करेंगे तो क्या होगा? होमोलिटिक क्लीवेज होगा। एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और दूसरा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो हीटिंग से मिल गया आपके पास 2 आइसो ब्यूटॉक्साइड रेडिकल आपके पास मिलेगा। ये डॉट है मीन्स रेडिकल है आपके पास। इसी तरह AIBN, ठीक है, AIBN का ये स्ट्रक्चर है, इसका अर्थ होता है इसका फुल फॉर्म है आपके पास डाईएजो आइसो ब्यूटिल नाइट्राइल, समथिंग इस टाइप से इसका रहता है, आइसो ब्यूटिल नाइट्राइल, डाईएजो आइसो ब्यूटिल नाइट्राइल इसका नाम है। जब आप इसे, ये बहुत ही अच्छा रेडिकल है, रेडिकल इनिशिएटेड के रूप में इसे जाना जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, जब आप इसे हिट करते हैं तो रेडिकल क्या बनता है? सबसे पहला तो N2 एज अ ग्रुप, ये गुड लिविंग ग्रुप के रूप में एलिमिनेट हो जाता है, ठीक। तो ये N2 आपका एलिमिनेट हो गया और बचा क्या? ये कार्बन, जिसे मैं पर्पल से डॉट कर रहा हूं, पर्पल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इन दो कार्बन के बीच का बॉन्ड क्लीव होगा और ये एक एक इलेक्ट्रॉन रेडिकल या लेकर रहेंगे, तो ये बनेगा आपका समथिंग टर्सरी रेडिकल, दिस और ये दिस CN, यहाँ पे CN लगा लीजिए, यहाँ पे ये सब स्टूडेंट था और यहाँ पे आपका रेडिकल का डॉट लगा लीजिए, दिस वन, ठीक है। और ये 2 मॉलिक्यूल रहेगा क्योंकि ये पूरा का पूरा पार्ट क्लीव होगा ना, ये 2 मॉलिक्यूल्स रहेंगे, तो ये बनेगा आपके पास। बहुत ही अच्छा, इंपॉर्टेंट है ये। जब भी आपको रेडिकल रिएक्शन इनिशिएट करनी होती है तो AIBN का यूज करते हैं या पेरोक्साइड का यूज करते हैं। मेथड नंबर 2, फोटोलिसिस ऑफ द बॉन्ड। अगर आप थर्मोलिसिस करवाया, आप फोटोलिसिस से भी रेडिकल जनरेट कर सकते हैं, लाइक दिस वन RONO, यानी कि ये आपके पास नाइट्रिटो, एल्किल नाइट्रिटो, जब नाइट्रो ग्रुप में ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है तो उसे कहते हैं नाइट्रिटो। अब आपने हिट किया या सॉरी इसे फोटोलिसिस किया, तो फोटोलिसिस में क्या होगा? ऑक्सीजन नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है उसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा और एक बनेगा आपका अल्कोक्साइड रेडिकल, एक एनो रेडिकल, ठीक है। तो 2 टाइप के रेडिकल बनेंगे आपके पास। इसी तरह आपने ये एल्कोक्साइड क्लोराइड को, ROCl को आपने अगर फोटोलिसिस किया तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम कौन से? ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस होगा अप्रॉक्सीमेटली बहुत कम होगा, तो एक बॉन्ड होमोलिटिकली यहाँ पे जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, तो आपके पास बनेगा RO डॉट प्लस क्लोरीन डॉट, रेडिकल बन गए। इसी टाइप से मेथड 3 है आपके पास, इसमें आप लेते हो आयोडीन कंटेनिंग रिएजेंट PHIOAC ट्वाइस, फिर इसकी रिएक्शन करवाते हो I2 से इन एल्कोहलिक कंडीशन में, तो आपके पास बनता है अल्कोक्साइड रेडिकल। मैं अब इसका मैकेनिज्म आपके पास नहीं लिख रहा, इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लस आयोडीन रेडिकल। आपको रिएजेंट याद रखना, रिएजेंट इसके लिए क्या यूज में रहते हैं? आयोडीन रिएजेंट PHIOAC ट्वाइस, यानी कि बेंजीन के ऊपर आयोडीन और OAC ट्वाइस। देन आफ्टर 4th मेटल है आपके पास डाई ऑक्सीजन। डाई ऑक्सीजन नेचुरली ये रेडिकल फॉर्म में ही रहता है। एक्चुअली होता है क्या कि डाई ऑक्सीजन कैसे रहेगा? दिस वन, बट इसको थोड़ी सी भी थर्मल या हीटिंग कंडीशन मिलती है तो इसका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस वन, ये रेडिकल और ये रेडिकल, तो ये डाई रेडिकल के रूप में रहता है, डाई रेडिकल। और इसका यूज क्या है? ये रेडिकल स्कैवेंजर की तरह है,
रेडिकल स्कैवेंजर। ये क्या करता है कि रिएक्शन के अंदर जो अदर रेडिकल होते हैं उसके साथ कंबाइंड होकर उसे फिनिश कर देता है, इसलिए इसे कहते हैं स्कैवेंजर। यानी कि आपको रेडिकल रिएक्शन स्टॉप करनी है तो आप ऑक्सीजन डालते थर्मल कंडीशन में या फोटोलिटिक कंडीशन में, तो डाई रेडिकल बनता है और वो आपके रेडिकल को एक्सेप्ट करके उसके साथ बाइंड अप होके रेडिकल रिएक्शन को स्टॉप कर देते हैं। मेथड 5 क्या था आपके पास, दिस वन इज मेथड नंबर 5। इसके अंदर आप जो भी लेते हैं स्टार्टिंग मटेरियल PHCO ट्वाइस, यानी कि इस टाइप से रहेगा एनहाइड्राइड टाइप से, ये आपका PH, ओके। दिस वन इज कार्बोनिल, दिस वन इज ऑक्सीजन, ओके। दिस वन इज ऑक्सीजन, दिस वन इज कार्बोनिल एंड दिस वन इज PH। तो ये पार्ट देखिए, दिस एंड दिस, ये 2 टाइम्स है, इसलिए इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है PHCO ट्वाइस, और ये O2 जो है वो मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जब आप इसे हिट करोगे तो इस बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और दूसरा इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ इस ऑक्सीजन के पास। तो 2, आप ये भी बोल सकते हो कि आपके पास एक मिल गया, पहले स्टेप में क्या बनेगा, दिस वन बनेगा PHC डबल बॉन्ड O डॉट, कितने 2। फिर आप हीटिंग कंडीशन जारी रखते तो CO2 बाहर निकल जाएगा और आपके पास सिर्फ देखने को क्या मिलेगा, आपके पास देखने को मिलेगा PH के ऊपर डॉट प्लस CO2, यानी कि फिनाइल रेडिकल आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया 2PH डॉट प्लस 2CO2 गैस के रूप में। तो हमने 5 मेथड्स आपके यहाँ पे पढ़े रेडिकल प्रिपरेशन के लिए, तो पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट है। मेथड नंबर 4 डाई रेडिकल, जो कि स्कैवेंजर की तरह रहता है। ये आयोडीन रिएजेंट PHIOAC, जिसमें RO एल्कोक्साइड रेडिकल मिलता है आपके पास। उसके बाद AIBA, जो कि रेडिकल इनिशिएटिंग रिएजेंट है, ओके। उससे पहले पढ़ा था पेरोक्साइड, मेथड नंबर 1 थर्मोलिसिस, फिर फोटोलिसिस। अब हम कुछ रेडिकल के पॉइंट्स हैं जिसे रेडिकल केमिस्ट्री के अंदर हमें याद रखना होता है कि कौन सा बॉन्ड आपका ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम स्टेबल होगा। तो कुछ पॉइंट्स है जिसे रिमेंबर रखना, तो मैं लिख देता हूँ। पॉइंट 4 रिमेंबरिंग इन रेडिकल केमिस्ट्री, रेडिकल केमिस्ट्री, ओके। देखिए, एक फर्स्ट पॉइंट है कि एसिड बेस केमिस्ट्री के अंदर, लाइक दिस वन, एसिड बेस केमिस्ट्री में बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या रहता है। तो एसिड बेस केमिस्ट्री के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गेस्ट देन कार्बन नाइट्रोजन, देन कार्बन ऑक्सीजन, देन कार्बन फ्लोरीन। होता क्या है कि अगर बॉन्ड के बीच में पोलराइजेशन और उत्पन्न होता है, यानी 2 बॉन्ड से अटैच्ड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा रहती है, तो वो बॉन्ड एसिड बेस केमिस्ट्री के थ्रू इजीली ब्रेकअप हो जाता है। तो कार्बन फ्लोरीन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ज़्यादा है कंपेयर टू कार्बन कार्बन, इसलिए एसिड बेस केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर लोअर जाती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी हाई जाती है। ठीक, इट मीन्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर EN डिफरेंस अगर आपकी लोअर है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी रहेगी हाई, किसमें, एसिड बेस केमिस्ट्री के अंदर। बट रेडिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि होमोलिटिक क्लीवेज के लिए क्या चाहिए कि 2 बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना चाहिए आपको, अप्रॉक्सीमेट 0 के बराबर चाहिए, तो वो बॉन्ड इजीली, अप्रॉक्सीमेट अगर 0 है तो वो बॉन्ड आपका इजीली ब्रेकअप हो जाता है। तो देख लेते हैं, अब पूछा है कि रेडिकल केमिस्ट्री में बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कौन सा रहता है, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई रहता है वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, और जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अप्रॉक्सीमेट 0 है वो आपका इजीली ब्रेकअप हो जाता है। कार्बन कार्बन
जो बॉन्ड है वो डाई एटॉमिक है, दोनों आइटम सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला है, इनके बीच में मतलब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो होगा तो इजीली क्लीव हो जाएंगे। और कार्बन फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे हाई रहेगा, तो इसे क्लीव करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी आवश्यकता होगी रेडिकल केमिस्ट्री के थ्रू। तो CF बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन CO, CO इज स्ट्रॉन्गर देन CN एंड CN इज स्ट्रॉन्गर देन CC बॉन्ड। तो रेडिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना कम होगा वो बॉन्ड होमोलिटिक क्लीवेज उतना ही इजीली होगा। तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज इजी होता है। अब है आपके पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक, सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी BDE। ओके, अब रेडिकल केमिस्ट्री के अंदर मैंने बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर हाई रहेगा तो वो इजीली क्लीव नहीं हो पाएगा, उसके लिए मोर मतलब एनर्जी लगेगा। लाइक कार्बन फ्लोरीन है, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन एंड कार्बन आयोडीन। अब कार्बन आयोडीन, अब आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है इसलिए कार्बन आयोडीन डिफरेंस कम रहेगा, तो इसको क्लीव करने के लिए एनर्जी भी आपको कम चाहिए, तो ये लगेगा आपका 56। ओके, दिस वन इज 56। कार्बन ब्रोमीन, ब्रोमीन की थोड़ी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गई इसलिए एनर्जी ज़्यादा, क्लोरीन की और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी इसलिए एनर्जी और भी ज़्यादा, और फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इसलिए इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा 113 किलो कैलोरी पर मोल। तो यानी सबसे इजीली रेडिकल केमिस्ट्री के थ्रू जो बॉन्ड क्लीव होगा वो कार्बन आयोडीन होगा। ठीक है, तो ये था कार्बन आयोडीन बॉन्ड इजीली क्लीव होगा कंपेयर टू कार्बन ब्रोमाइड, देन कार्बन क्लोराइड, देन कार्बन फ्लोराइड। तो इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं इन रेडिकल केमिस्ट्री रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब ये था आपका डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अगर दो एटम के बीच जो कि सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम एटम है तो उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा EN कितना होगा आपके पास, 0 होगा। अब 0 होगा तो एनर्जी रिक्वायर्ड जो रहेगा अमाउंट कम रिक्वायर्ड रहेगा, यानी फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड को तोड़ने के लिए कार्बन क्लोरीन की तुलना में तो कम ही बॉन्ड लगेगा। देखिए कार्बन फ्लोरीन को होमोलिटिक ब्रेकअप के लिए मुझे 113 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता है, लेकिन फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड को होमोलिटिकली क्लीव करने के लिए 38 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी आपकी रिक्वायर्ड है। इसी तरह क्लोरीन क्लोरीन को ब्रेकअप करने के लिए 57, ब्रोमीन ब्रोमीन को ब्रेकअप करने के लिए 47 एंड आयोडीन आयोडीन को ब्रेकअप करने के लिए 36। तो सबसे लेस एनर्जी किसके लिए रिक्वायर्ड रह रही है आपके पास, सबसे लेस रह रही है आपकी आयोडीन आयोडीन के लिए, क्योंकि इसकी तो नेगेटिविटी ऑलरेडी कम रहती है। देन आफ्टर फ्लोरीन फ्लोरीन के लिए, एंड देन आफ्टर ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड एंड क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड के लिए सबसे हाई एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इन रेडिकल केमिस्ट्री मीन्स क्लोरीन क्लोरीन स्ट्रॉन्ग, देन ब्रोमीन ब्रोमीन एंड फ्लोरीन फ्लोरीन, और सबसे इजीली ब्रेकअप होगा आपका आयोडीन आयोडीन बॉन्ड। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा आपका, रिएक्टिविटी ऑर्डर इन रेडिकल केमिस्ट्री, iodine iodine bond easily break up by fluorine fluorine, this is easily break by bromine bromine and bromine bromine bond easily break by chlorine chlorine bond। ओके, तो ये था पॉइंट नंबर 3। ये पॉइंट नंबर आपका 4 देख लेते हैं। डेल्टा डी मीन्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन डाई हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल मीन्स, अब ये डाई हेट्रो एटॉमिक मीन्स ये ए एटम है और ये बी एटम है, दोनों अनसेम है। इस कंडीशन में अगर डेल्टा EN आपका लेस रहता है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपका क्या रहेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपका कम रहेगा। अगर डेल्टा EN यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई रहता है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी आपके पास हाई देखने को मिलेगा। अब HF है, इसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, तो डेल्टा EN इसके लिए क्या होगा, ये डेल्टा EN की बात करूं ये सबसे हाई रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हाई, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी इसके लिए क्या रहेगा, हाई रहेगा। बट HI की बात करूं तो डेल्टा EN यहाँ पे क्या रहेगा, लो रहेगा सबसे, और
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डेल्टा डी भी इसके लिए लो रहेगा। तो एच आई बॉन्ड को क्लीव करने से जो आपके पास रेडिकल मिलेगा एच डॉट प्लस आई डॉट, उसके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी 71, एच बी आर के लिए 87 और एच सी एल के लिए 102 एंड एच एफ के लिए 136 किलो कैलोरी पर मोल रिक्वायर्ड एनर्जी रहेगी। तो लिख लीजिए इसके लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर इन रेडिकल केमिस्ट्री। तो सबसे मोर रिएक्टिव कौन होगा जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, तो एच आई के अंदर कम होता है, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहता है एच बी आर का, देन एच सी एल, देन एच एफ का। तो एच आई से जो रेडिकल मिलेगा इजीली मिल जाएगा आपको, ठीक है। और एच एफ के लिए हाई एनर्जी चाहिए होगी। अब आपके पास है सेकेंड पॉइंट इसके लिए कि प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन एंड टर्सरी कार्बन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को अगर क्लीव करना तो किसके लिए ज्यादा रिक्वायर्ड एनर्जी रहेगी। तो डेफिनेटली जो टर्सरी कार्बन रहता है, टर्सरी कार्बन के साथ जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसे क्लीव करने के लिए लोअर एनर्जी की आवश्यकता होती है 95। क्यों? क्योंकि टर्सरी कार्बन इज मोर स्टेबल देन, या टर्सरी कार्बन कैटायन, ये सॉरी रेडिकल, टर्सरी रेडिकल जो रहता है आपका मोर स्टेबल देन सेकेंडरी रेडिकल, इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी रेडिकल। ओके, इसलिए याद रखिए कि जो टर्सरी रेडिकल है या टर्सरी कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन है वो बॉन्ड आपका इजीली ब्रेक होगा होमोलिटिकली और आपको मिलेगा रेडिकल टर्सरी, यानी 3 डिग्री। दिस आर टर्सरी रेडिकल, दिस आर सेकेंडरी रेडिकल एंड दिस आर प्राइमरी रेडिकल। ओके, तो टर्सरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, इसलिए टर्सरी के लिए लोअर एनर्जी आपको लगेगी। अब एक है आपके पास एक ये स्टार्टिंग मटेरियल है, इसमें ये पता करना है कि इसकी जियोमेट्री क्या होती है आफ्टर द रेडिकल फॉर्मेशन। ये आपके पास कार्बन है, इसके 3 सबस्टिट्यूएंट पीएच, पीएच, पीएच और ये बॉन्ड है सीएल। अगर आप एजी डॉट रेडिकल लेते हो सिल्वर रेडिकल या फिर इसको हिट करते हो एचन्यू करते हो तो ये बॉन्ड ब्रेकअप होगा, रेडिकल बनेगा, एक बन जाएगा आपका AgCl और एक बनेगा टर्सरी रेडिकल जो कि बेंजलिक पोजीशन पे भी है, तो ये बन गया मेरे पास। अब जब हमारे पास हाई रेजोल्यूशन एनएमआर इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, ओके, हाई रेजोल्यूशन एनएमआर इंस्ट्रूमेंट जब आपके पास एब्सेंट थे उस समय इसकी जियोमेट्री कैसे साइंटिस्ट ने बताई कि ये एक रेडिकल है, इसका क्या होगा डायमराइज हो जाएगा। डायमराइज होने के बाद मतलब एक ये पोर्शन और दूसरा ये वाला पीएच, दिस पीएच और ये रेडिकल, ये लोन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट होगा, डायमराइज होके आपके पास क्या बनाएगा, ये स्ट्रक्चर बनाएगा डायमराइज्ड। और अर्ली 1965 या 1960 तक साइंटिस्ट क्या बताते रहे कि इस रेडिकल से जो स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा, दिस वन कार्बन अटैच टू कार्बन और इस कार्बन के साथ 3pH, इस कार्बन के साथ 3pH। बट इसके अंदर क्या है कि 2 कार्बन पर क्राउडिंग मोर देखने को मिल रही है, इसलिए ये एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर था ही नहीं। जब हमारे पास हाई रेजोल्यूशन के एनएमआर नहीं थे, एनएमआर इंस्ट्रूमेंट, उस समय तक हम इसी को स्टेबल प्रोडक्ट मान रहे थे कि हमारे पास ये प्रोडक्ट आया है। बट जब हमारे पास हाई रेजोल्यूशन के एनएमआर आए तब एनएमआर इंस्ट्रूमेंट से जब हमने इसका स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करने की कोशिश की तो हमारे पास एक अलग ही स्ट्रक्चर मिला। तो जो ये आपके पास रेडिकल मिला था, इस रेडिकल को मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, ये कार्बन है, कार्बन के साथ 3 फिनाइल अटैच है, इसके ऊपर ये डॉट है, तो इस रेडिकल का रीअरेंजमेंट होगा, मीन्स ये रेडिकल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट, ओके, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट। तो ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, इन दोनों के बीच का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट और इन दोनों के बीच का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट। तो इधर पोजीशन पे अब आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, ये देखिए दिस वन, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और इसके बीच का जो एक इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको रेडिकल मिलेगा। मैं बता देता हूँ कहाँ डबल बॉन्ड मिला, एक यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, एक यहाँ डबल बॉन्ड होगा और रेडिकल जो मिलेगा टॉप कार्बन के ऊपर,
ठीक है, अब वापस से क्या होगा कि H जो है, H होमोलिटिक क्लीवेज की तरह H डॉट बना के बाहर निकल जाएगा। मीन्स ये अपना इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट हो जाएगा, या आप ये बोलिए यस बॉन्ड नहीं, सिर्फ यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट होगा आपको। तो यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड वापस से यहाँ शिफ्ट, ये बॉन्ड आपका H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, जो ऊपर वाला H प्लस रिमूव होगा ये H प्लस यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा, तो यहाँ पे बनके ये H प्लस। इट मीन्स जो मेरे पास रेडिकल बना वो एक फिनाइल के टॉप कार्बन के ऊपर मुझे देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पे बस इस कार्बन के ऊपर आप रेडिकल मतलब कह सकते हो आप क्राउडिंग नहीं है, जो रेडिकल बना यहाँ पे आपको लेस क्राउडिंग देखने को मिल रही है। तो अब ये रेडिकल सेकंड रेडिकल से डाइमराइज होगा। जो सेकंड रेडिकल था दिस वन, जिसे मैं येलो से हाईलाइट करता हूं, इससे डाइमराइज होगा इसके मिड पॉइंट से। ये मिड पॉइंट वाला जो रेडिकल है, ये रेडिकल और ये रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे बस। आप तो ये जुड़ दिए, ये कार्बन और ये कार्बन आपस में जुड़ गए। तो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर है वो लेस क्राउडिंग स्ट्रक्चर है, मोर स्टेबल स्ट्रक्चर है, लेस क्राउडेड स्ट्रक्चर। एंड ये हमारा राइट प्रोडक्ट था, जो आफ्टर द हाई रेजोल्यूशन NMR, हाई रेजोल्यूशन NMR से हमने इसका स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट किया था, प्रेडिक्टेड। ठीक है, तो क्वेश्चन में बस इतना पूछा जाता है कि ये आपको स्टार्टिंग मटेरियल दिया जाता है, सिल्वर डॉट दिया जाता है और पूछा जाता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो एक ये ऑप्शन देते हैं, अलग 4 टाइप के ऑप्शन दे देंगे, तो जो आपके प्रोडक्ट रहेगा ये वाला प्रोडक्ट रहेगा, मोर स्टेबल, लेस क्राउडेड जियोमेट्री या स्ट्रक्चर। ओके, अब है आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल। तो स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल के अंदर पहला रहता है बेंजिलिक रेडिकल, मोर स्टेबल रहता है बेंजिलिक, यानी कि बेंजिलिक पोजीशन किसे कहेंगे, ये बेंजीन, और बेंजीन के किसी एक पोजीशन के ऊपर CH2 और यहां पे डॉट। ठीक है, तो ये आपका बेंजिलिक रेडिकल। बेंजिलिक रेडिकल इज दिस वन, बेंजिलिक, क्योंकि ये रिजोनेंस कर पाता है बेंजीन के डबल बॉन्ड जितने भी उनके साथ ये डॉट जो है या इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस कर पाता है, इसलिए मोर स्टेबल रहता है। बेंजिलिक रेडिकल इज मोर स्टेबल देन अलाइलिक। अब अलाइलिक किसे कहेंगे, ये डबल बॉन्ड और इसके पोजीशन के ऊपर ये जो कार्बन है यहाँ पे आपको एक डॉट या रेडिकल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ CH2 और ये डॉट, ये है आपका अलाइलिक रेडिकल। एंड अलाइलिक रेडिकल इज मोर स्टेबल देन टर्सरी डिग्री, टर्सरी कार्ब कैटायन। तो कार्ब कैटायन को कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये कार्बन, वन सबस्टेंट, सेकंड एंड थर्ड और इसके ऊपर डॉट, ये है आपका टर्सरी कार्ब कैटायन, सॉरी रेडिकल, टर्सरी रेडिकल। टर्सरी रेडिकल इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी रेडिकल। तो ये कार्बन, 2 सबस्टेंट, एक H और ये एक डॉट, ये सेकेंडरी रेडिकल। सेकेंडरी रेडिकल इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी रेडिकल। तो प्राइमरी रेडिकल बना दो, यानी कार्बन के साथ कोई सबस्टेंट नहीं है, ये CH2 और जो या CH3 रहेगा, CH2 एक R जुड़ा हुआ रहेगा और यहाँ पे इसका डॉट रहेगा। तो CH2R डॉट या फिर R डॉट CH2 डॉट, ये R बॉन्ड CH2 डॉट, ये आपका प्राइमरी रेडिकल। तो ये था बेंजिलिक रेडिकल इज मोर स्टेबल देन अलाइलिक, अलाइलिक इज मोर स्टेबल देन टर्सरी रेडिकल, हाईलाइट करता जाता हूँ। एंड ये बेंजिलिक इज मोर स्टेबल देन अलाइलिक, अलाइलिक इज मोर स्टेबल देन टर्सरी रेडिकल, टर्सरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी रेडिकल एंड सेकेंडरी रेडिकल इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। अब बेंजिलिक के अंदर भी एक पोजीशन क्या आ जाती है, अगर इस बेंजिलिक पोजीशन के ऊपर 2 हाइड्रोजन को वापस से अगर आप पीएच से रिप्लेस कर दोगे तो क्या मिलेगा आपके पास, PH3 डॉट, जो कि मोर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा। ठीक है, मैं यहां पे ले लेता हूं, ये था मेरे पास कार्बन, यहां पर एक बेंजीन रिंग, ये दूसरा बेंजीन रिंग और ये तीसरा बेंजीन रिंग और यहां पे डॉट है, इसको बोलते हैं ट्राइटिल, PH3 कार्बन, ये डॉट ट्राइटिल कार्ब कैटायन। तो ये मोर स्टेबल है क्योंकि इसके अंदर इस इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस A रिंग, B रिंग और C रिंग तीनों से हो पाएगा, तो मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है,
तो PH3 कार्बन डॉट जो है वो PH ट्वाइस CH डॉट से मोर स्टेबल रहेगा, और दिस वन इज PHCHH डॉट से मोर स्टेबल रहेगा। यानी कि अगर 3 फिनाइल रिंग है मतलब रेडिकल से, तो वो मोर स्टेबल रहेगी कंपेयर टू 2 फिनाइल रिंग कंपेयर टू 1 फिनाइल रिंग। उसके बाद तो यह मिल गया आपका, इसे कहते हैं बेंजिलिक, और बेंजिलिक के बाद जस्ट आप जो भी आपका अरेंजमेंट ऑर्डर है उसे लिख लीजिए। बेंजिलिक इज मोर स्टेबल देन एलाइलिक, एलाइलिक इज मोर स्टेबल देन थर्ड डिग्री रेडिकल, टर्सरी रेडिकल इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी रेडिकल, एंड सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी रेडिकल। ओके, अब इसके अंदर कुछ पॉइंट था, ये देख लेते हैं जल्दी से। स्टेबिलिटी में ये वाला पोर्शन मैंने आपको पढ़ के बता दिया। स्टेबिलिटी में ये हो गया आपका। अब यहाँ पे स्टेबिलिटी मैंने ये तो बता ही दिया आपको, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल। ये तीसरे नंबर का जो पॉइंट था कि रेडिकल के अल्फा पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है तो वो रेडिकल मोर स्टेबलाइज रहता है, लाइक दिस वन। ये कार्बोनिल है, इस कार्बन के ऊपर सपोज कीजिए रेडिकल बन रहा है, यहाँ पे 2 H है और तीसरा यहाँ पे कोई एल्किल ग्रुप है, तो ये जो रेडिकल है, सॉरी ये एल्किल नहीं होगा, इसको हटा दीजिए। तो ये रेडिकल जो है वो मोर स्टेबल है कंपेयर टू दिस के R कार्बन CH2 डॉट के। ठीक, ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अल्फा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। ये क्या आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, ये क्या इसको स्टेबलाइज कर पाता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस बॉन्ड के ऊपर रेजोनेट करेगा, ये बॉन्ड ओपन होगा, तो और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, रेडिकल देखने को मिलेगा। स्टेबलाइज कर रहा है कैसे, बता देता हूँ मैं आपको, वापस से इसको रब करता हूँ, देखते सही तरीके से। ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड टू कार्बन, बॉन्डेड टू दिस कार्बन, और इसके ऊपर मेरे पास रेडिकल है और इसकी 2 वैलेंसी H से पूरी है। ठीक, और यहाँ पे कोई सबस्टेंट अब रिजोनेट कैसे करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट, इस कार्बन ऑक्सीजन में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर गया, तो ये बन गया मेरे पास, सॉरी ऑक्सीजन के ऊपर रेडिकल बना, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना कार्बन के साथ, ये HH रेजोनेंस के अंदर है, इसलिए ये मोर स्टेबल है। ठीक, मोर स्टेबल। अल्फा पोजीशन के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो रेडिकल मोर स्टेबल होगा, लाइक कार्बेनियन। अब आपके पास फोर्थ पॉइंट है कि जो O2 डाई रेडिकल है, O2 इज अ डाई रेडिकल एट फ्री कंडीशन एंड इट आल्सो कॉल्ड स्कैवेंजर ऑफ रेडिकल। मीन्स क्या करता है, रिएक्शन के अंदर जो रेडिकल जनरेट होते हैं या फ्रीली होते हैं उससे ये एक्सेप्ट करके रिएक्शन स्टॉप कर देता है, बिकॉज इट कंबाइंड विथ अदर रेडिकल एंड फिनिश देम। जो O2 है वो डेफिनेटली डाई रेडिकल के रूप में रहता है, ये रहता है आपका O2। ये O2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और फिर इसका थर्मल या फोटोलिटिक कंडीशन में डाई रेडिकल बनता है, दिस एंड दिस। आपका जो फिफ्थ पॉइंट था कि सम मोर स्टेबल रेडिकल आर बिलो, तो रेडिकल का जितना रेजोनेंस होगा वो उतना ही ज़्यादा मोर स्टेबल होगा, लाइक दिस। ये पीएच और पीएच के साथ कार्बन जुड़ा हुआ, मीन्स ये बेंजिलिक कार्ब कैटायन भी है, और बेंजिलिक के साथ ये देखिए ये डबल बॉन्ड के अल्फा पोजीशन पे आ रहा है, मीन्स अलाइलिक कार्ब कैटायन भी है, और अलाइलिक के पोजीशन के ऊपर पीएच भी जुड़े हुए हैं, तो इसका रेजोनेंस ज़्यादा हो पाएगा, तो ये मोर स्टेबल है आपका कंपेयर टू दिस वन इज पैरोक्सी या ऑक्सी कार्ब कैटायन आप रेडिकल कह सकते हैं। ये तो रेडिकल था हमारे पास, बेंजिलिक रेडिकल एज वेल एज अलाइलिक रेडिकल विथ रेजोनेंस था, और ये ऑक्सी रेडिकल है आपके पास, और ये इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेट कर सकता है आपका, तो ये आपका पास बन जाएगा टर्सरी रेडिकल, तो ये मोर स्टेबल है। देन आफ्टर ये वाला आपका एन ऑक्साइड पायरोलिडिन रेडिकल, एन ऑक्साइड पायरोलिडिन रेडिकल है ये आपके पास, दिस वन इज मोर स्टेबल देन दिस वन। ये आपका रहेगा, ये मोइटी, इसका नाम आपको नहीं देखना, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर जो रेडिकल बन रहा है
जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेट कर पाएगा इस बेंजीन रिंग से, इसलिए ये मोर स्टेबल रहेगा। अब मोस्ट स्टेबल रेडिकल क्या होते हैं, जिस रेडिकल के अल्फा पोजीशन पे ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और अल्फा प्राइम पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये कहलाएगा आपका कैप्टोडेटिव इफेक्ट। तो कैप्टोडेटिव इफेक्ट के कारण ये रेडिकल मोर स्टेबल रहते हैं, जिसके अल्फा एक ही उसी कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है और राइट साइड में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब ये कंपैरिजन है कुछ, दिस वन, ये दो आपके पास मॉलिक्यूल्स है, दिस वन ए और दिस वन बी। ए पे जिस कार्बन के पर रेडिकल है उसके साथ CN जुड़ा हुआ है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये दोनों है आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो स्टेबल तो रहेगा। अब बी मॉइटी के अंदर क्या है कि जिस कार्बन के ऊपर रेडिकल जनरेट है उसके तीनों ही जो सब स्टिट्यूएंट है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो हमें पता है कि अगर कार्बन रेडिकल के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ता है तो वो मोर स्टेबल होता है, तो A इज मोर स्टेबल देन B, ठीक है। तो A मॉइटी इज मोर स्टेबल देन B, A रेडिकल इज मोर स्टेबल देन B। तो इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हमने क्या स्टडी किया, रेडिकल का हमने इंट्रोडक्शन पोर्शन स्टडी की। इंट्रोडक्शन के बाद हमने क्या देखा कि रेडिकल की कुछ प्रिपरेशन मेथड के बारे में हमने स्टडी किया। देन आफ्टर हमने इसकी स्टेबिलिटी के बारे में स्टडी की। देन इसके कुछ स्पेसिफिक की पॉइंट थे जो हमें ये बताते हैं कि कौन सा बॉन्ड मोर रिएक्टिव होगा, कौन सा लेस रिएक्टिव होगा, कौन सा बॉन्ड फोटोलिटिकली इजीली क्लियर होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड रहेगी, ठीक है। फिर मोर स्टेबल रेडिकल के बारे में भी हमने स्टडी की, स्टेबिलिटी ऑर्डर भी हमने स्टडी की इस लेक्चर के अंदर। एंड कुछ एक क्वेश्चन भी थे, की पॉइंट भी थे, लाइक ये वाला क्वेश्चन है जिसमें इस पर्टिकुलर स्टार्टिंग मटेरियल से स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनेगा उसके बारे में देखा। ओके, तो लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।